नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक माँ की नहीं है। यह उस हर बुजुर्ग की कहानी है जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपनों के होते हुए भी परायों सा जीवन जीने को मजबूर है। वह माँ जिसने अपने जीवन के हर पल को अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन जब वही माँ खुद अकेलेपन की कगार पर खड़ी हो तो क्या हम इसे केवल किस्मत कहकर टाल सकते हैं? यह कहानी है सरला जी की, एक माँ, एक पत्नी और अंततः एक भटकी हुई आत्मा जो अपनों के बीच होते हुए भी खुद को अनाथ पा बैठी है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। घड़ी ने शाम के 7 बजा दिए थे, लेकिन सरला जी का मन अब भी इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उनका अपना बेटा उन्हें इस तरह अकेला छोड़ सकता है। वक्त गुजरता जा रहा था और उनके जज्बाती दिल पर अब तर्क और यथार्थ का दबाव बढ़ता जा रहा था। पति के निधन के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, घर बेटे के नाम कर दी थी। उन्होंने यही सोचा था कि अब बेटे का ही तो घर है, वही उनका सहारा बनेगा। पर यह कब हुआ कि मां ही बेटे के लिए पराई बन गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। दूसरे घर की बहू को क्या दोष दूं, वह सोचने लगी। जब अपना ही बेटा मां को बोझ समझने लगे, तकदीर से हार चुकी सरला जी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे कहां जाएं, क्या करें। इसी दौरान पास खड़े पुलिस कर्मियों ने अपने लिए चाय मंगवाई और एक कप चाय सरला जी को भी दे दी। तभी एक युवा लड़का वहां आया जिसे पुलिस वाले देवेश कहकर पुकार रहे थे। पुलिस वालों में से एक ने सरला जी की ओर इशारा करते हुए देवेश से पूछा, क्या कभी कोई बेटा अपनी मां या पिता को छोड़कर यूं चला जाता है? देवेश ने नम्रता से आगे बढ़ते हुए कहा, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मेरा नाम देवेश है। मैं आसरा नाम से एक वृद्धाश्रम चलाता हूं जो उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया है। आप चाहें तो वहां मेरे साथ चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया तो अब तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। बुढ़ों को बोझ समझने वाले यह क्यों नहीं सोचते कि वह कोई अमर बेल खाकर नहीं आए, वह भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा, आप मुझ पर बोझ नहीं हो, सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है। आप मेरे साथ चलो, आपकी उम्र के बहुत मिलेंगे वहां पर। नहीं बेटा, बूढ़ी जरूर हुई हूं पर मजबूर नहीं। अम्मा, तो फिर तुम जाओगी कहां? जहां मुझे मेरे भोले बाबा ले जाएंगे। तो पुलिस वाले ने कहा, अम्मा, ऐसे तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। घर का या किसी रिश्तेदार का पता बता दो तो तुम्हें वहां छुड़वा देंगे, नहीं तो फिर आपको देवेश के साथ ही जाना पड़ेगा। जब बेटे ने ही अपनी मां को इस हालत में अकेला छोड़ दिया तो किन रिश्तेदारों का नाम बताऊं? सरला जी ने मन में सोचा और फिर बोली, बेटा, मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आएगा तुम्हें बता दूंगी। सरला जी ने झूठ बोल दिया। अगर सच बोलती तो उसे देवेश के साथ जाना पड़ता, और स्वाभिमानी सरला जी को यह मंजूर नहीं था कि किसी की दया पर जिए। उसकी साड़ी में कुल 100 रुपये बंधे थे। उसने 1 रुपया निकालकर देवेश को दिए और कहा, बेटा, मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ, शायद खाकर थोड़ा दिमाग चले और मैं अपनी बहन के घर का पता याद कर पाऊं। तो देवेश कुछ ही देर में सब्जी पूरी ले आया। सरला जी ने खाने के बाद कहा, बेटा, मुझे सोच के लिए जाना है। देवेश पुलिस वालों को बोलकर उन्हें एक टॉयलेट के पास ले गया। लाइन लगी थी तो सरला जी ने देवेश से कहा, बेटा, मैं यहां बैठ जाती हूं, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊंगी, तू जा। नहीं मां जी, तुम इस भीड़ में खो जाओगी, मैं उधर बैठ जाता हूं, तुम वहां आ जाना। ठीक है बेटा। देवेश कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लाइन काफी लंबी थी। वह अपने मोबाइल से किसी से बातें करने लगा। आधे घंटे बाद देवेश वहां पहुंचा, लेकिन सरला जी वहां नहीं थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वह काफी समय पहले यहां से चली गई। तो देवेश ने कैंप की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। कैंप पहुंचने पर देखा कि वहां भी नहीं है। फिर उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई। इतनी भीड़ में सरला जी को ढूंढना आसान नहीं था। सरला जी बस कदम बढ़ाए जा रही थी। कहां किस ओर जाना है यह तो उसे पता ही नहीं था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे,
वैसे ही दिमाग में उसकी यादें पीछे कदम बढ़ा रही थीं। उसे आज भी अपने बेटे जीतू की वह छवि याद थी, जब पहली बार उसके मुंह से मां शब्द निकला था तो वह निहाल हो गई थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। सोचते हुए सरला जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। जो यादें उसे कभी सुख का अनुभव कराती थीं, आज वही उसे पीड़ा दे रही थीं। मेरा जीतू इतना बड़ा हो गया कि अब उसे अपनी मां की जरूरत ही नहीं रही। अपने अतीत और वर्तमान में उलझी हुई सरला जी भीड़ भाड़ से काफी दूर निकल आई थीं। अब पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था। वह उस पर जाकर बैठ गईं और धीरे धीरे गुनगुनाने लगीं। यह पत्थर भी हरे थके लोगों को कितना सुकून देता है। फिर भी पता नहीं क्यों यह लोग इंसानों को पत्थर दिल बोलते हैं। करीब 10 मिनट सुस्ताने के बाद सरला जी फिर अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगीं। रात के करीब 8 बज रहे थे। उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, तो अपने आप ही सरला जी के कदम उस ओर बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नया पार लगाएंगे, इस दृढ़ निश्चय ने उन्हें एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों का स्वर उसके हर कदम के साथ तेज होता जा रहा था। वह भी मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उन्होंने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गईं। लोगों की भीड़ भाड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण सरला जी की आंख लग गई। अम्मा, किसके साथ आई हो? मंदिर के पुजारी ने सरला जी से पूछा, तो सरला जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो पंडित जी बोले, अम्मा जी, आप ऐसे यहां पर तो नहीं रह सकती। तो सरला जी ने कहा, आप परेशान ना हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहां से चली जाऊंगी। तो पंडित जी वहां से चले गए और जब सुबह आई तो देखा बेंच खाली थी। सरला जी पहले ही जा चुकी थीं। वह कमजोर जरूर थीं, लेकिन उनकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी खुददारी जिंदा थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से 10 रुपये का नोट निकालकर एक चाय वाले को दिया, जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा, चाय के साथ बिस्किट भी दूं क्या? कितने का है? 5 की चाय और 5 का बिस्किट। ठीक है बेटा, दे दो। चाय लेकर सरला जी कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी, जहां बैठकर वो चाय के साथ बिस्किट खा सके। शायद चाय वाला समझ गया था कि वह क्या देख रही है। उसने कहा, अम्मा, 10 कदम की दूरी पर एक बगीचा है, वहां बैठकर आराम से चाय पीना। बोलो तो मैं वहां छोड़ दूं? बेटे ने पहले ही छोड़ दिया, अब तुम मत छोड़ो। सरला जी बुदबुदाई, नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, भगवान तुम्हें खुश रखे। आशीर्वाद देते हुए सरला जी अपनी चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची और एक खाली पड़ी बेंच पर बैठकर चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद वह लोगों को देखने लगी। सब कानों में ईयरफोन डाले चल रहे थे या कोई दौड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। गांव में तो एक दूसरे से राम राम कहे बिना कोई नहीं जाता। हालचाल तो पूछ ही लेते हैं। यह शहर के लोग कितने बदल गए हैं। सरला जी मन ही मन बुदबुदाई। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी, तो सरला जी सोचने लगी कि अब वह कहां जाए। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वह भी उस ओर चल देती। कुछ सोचकर वह उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, इन रुपयों के खत्म होने से पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम, यह सब उसे समझ नहीं आ रहा था। बस शांत मन से अपने कदम बढ़ाती रही और अपने पोते वंश को याद करने लगी कि 14 साल का हो गया, लेकिन अब भी मुझसे जब तक कोई कहानी नहीं सुन लेता सोता नहीं था। अपने बाप को अकेला आते देखकर उस पर क्या बीतेगी? जीतू क्या कहेगा उसे? क्या यह कह पाएगा कि वह अपनी मां को मेले में छोड़ आया है? जीतू ने जो मेरे साथ किया, क्या उसने सपने में भी सोचा है कि भविष्य में उसका बेटा वंश भी उसके साथ ऐसा कर सकता है? लेकिन इतना सब सोचा होता तो शायद वह ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, जरूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है। चलते चलते सरला जी न जाने क्या क्या सोच रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे।
तो सरला जी वहीं खड़ी होकर बच्चों को निहारने लगी। बच्चों की तेज आवाज से सरला जी का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। कुछ बच्चे एक टपरी जैसी कच्ची दुकान पर खड़े थे और उस चाय वाले से कह रहे थे, क्या मिश्रा जी, कितना इंतजार करवाओगे पराठे के लिए? 10 मिनट से तो खड़े हैं। बस बेटा, सुरेश आने वाला होगा। इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त बेमतलब काम याद आते हैं। 2 मिनट के लिए कहकर गया था, अब तक नहीं आया। इस बार तो काम से निकाल दूंगा। मेरे गांव का है, वरना कब का नौकरी से निकाल दिया होता। उनकी बात सुनकर सरला जी उस दुकान वाले के पास गईं और बोली, आप कहें तो मैं पराठा बना दूं इन बच्चों के लिए? अरे आप क्यों बनाएंगी? उस दुकान वाले ने कहा। तो सरला जी बोली, इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, पराठे बनाने के पैसे नहीं लूंगी तुमसे। सरला जी के लिए 4-5 पराठे बनाना तो मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था और उनके हाथ का स्वाद ऐसा था कि पूरे गांव में उनकी तारीफ होती थी। उन्होंने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चों को कुछ अलग ही मजा दे रहे थे। वाह, क्या पराठे बनाए हैं अम्मा जी, मजा ही आ गया। हर रोज मिश्रा जी को लड़कों की बातें सुननी पड़ती थीं। कभी पराठा कच्चा तो कभी जला हुआ। आज बच्चों के मुंह से तारीफ सुनकर उनका सीना चौड़ा हो गया। थोड़ी देर में सुरेश भी आ गया और आते ही बोला, ये क्या, मैं गया और किसी और को काम पर रख लिया? ये तुमने सही नहीं किया। बिना पूरी बात सुने सुरेश बिगड़ गया। तो मिश्रा जी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा, हां रख लिया, मेरी दुकान है और मेरी मर्जी। तू साले क्या करेगा? मेरे गांव का नहीं होता तो तुझे कब का बाहर निकाल दिया होता। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा? किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली। मैं चली, तुम करो अपनी नौकरी। इतना कहकर शारदा जी जैसे ही जाने लगीं तो मिश्रा जी ने उनको रोकते हुए कहा, अम्मा तुम काम करोगी? बेटा काम तो मुझे चाहिए, लेकिन किसी का काम छीन कर नहीं, शारदा जी ने कहा। तो मिश्रा जी बोले, काम का क्या लोगी अम्मा? तो शारदा जी बोली, जितने में स्वाभिमान से जी सकूं। तुम्हारा घर कहां है? जब से घर छोड़ा है तब से अब पूरा संसार ही मेरा घर है बेटा। शारदा जी की बात सुनकर मिश्रा जी ने कहा, अम्मा तुम यहां काम करो, रात में यहीं सो सकती हो। गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा। महीने का 5,000 दूंगा, रहना खाना मुफ्त। और हां रमेश, तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, तू अम्मा की मदद करेगा। पराठे वो बनाएंगी, सब्जी बाजार से लाना, उबालना, मसाला बनाना और आटा गूंथना तेरे जिम्मे में है, और पराठा बनाना अम्मा की। समझ आई बात? मिश्रा जी की बात सुनकर बेमन से रमेश ने हां कर दिया, जैसे किसी ने उससे उसकी गद्दी छीन ली हो। आज अम्मा के पराठे की शायद कॉलेज के अंदर ज्यादा ही तारीफ हो गई थी। लेक्चर के बाद काफी लड़के पराठा खाने आने लगे। अम्मा ने जो काम शुरू किया तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें आराम मिला। आज मिश्रा जी बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा अब तुम भी कुछ खा लो। शारदा जी ने कुछ और पराठे बनाकर रमेश और मिश्रा जी को भी खाने को दिए और फिर खुद भी खाने बैठ गईं और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि वह कभी खुद भी कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उन्हें पता चल रहा था। मिश्रा जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि शारदा जी दुकान में ही सो सकें, और शाम 8 बजे मिश्रा जी और रमेश अपने घर के लिए निकल गए। अब शारदा जी अकेली रह गई। इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपनों की यादें अपनी ओर खींच लेती हैं। शारदा जी भी उन यादों में खींची चली जा रही थीं। कहते भी हैं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। उन्हें अपने पोते वंश की बहुत याद सता रही थी। यही वह समय होता था जब वह शारदा जी से कहता, दादी आज कोई नई कहानी सुनाओ ना, और अपने स्कूल की सारे दिन की दिनचर्या बताता। किससे झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ की तो किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। शारदा जी अपने पोते वंश की खास दोस्त थीं, जिनसे वह कुछ नहीं छुपाता था। गद्दे पर लेटी हुई शारदा जी अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थीं। सोच रही थीं कि वंश कैसे रह रहा होगा उनके बिना। अब तक तो जीतू घर पहुंच चुका होगा। क्या कहा होगा उसने वंश से? वंश ने मुझे मेले से खिलौने लाने को कहा था,
पर ना जाने अब उसकी यह फरमाइश पूरी कर पाऊंगी भी या नहीं। सोचते सोचते रात के करीब 2 बज गए। शारदा जी ने सोचा, अब थोड़ा सो लेती हूं, फिर सुबह से मेहनत भी करनी है। नींद पूरी नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी शारदा जी आंखें बंद कर सो गईं। सुबह 7 बजे जब रमेश आया तो शारदा जी जाग रही थीं। क्या हुआ अम्मा, नई जगह नींद नहीं आई क्या? तो शारदा जी मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा, मैं सब्जी ले आया हूं, आलू उबालने के लिए चढ़ा रहा हूं, उसके बाद आटा गूंथ दूंगा, और कोई काम हो तो बता देना। सेठ से शिकायत मत करना, बहुत खिटफिट करता है वो। नहीं बेटा, मैं शिकायत क्यों करूंगी? कहते हुए शारदा जी ने उठकर 2 कप चाय बनाई। चाय पीते हुए रमेश ने कहा, अम्मा एक बात पूछूं, तुम यहां की तो नहीं लगती हो, कहां से आई हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं है? नहीं, सब हैं बेटा। तो तुम यहां क्यों हो? बस अपना वजूद ढूंढने निकली हूं। अम्मा, आपकी बातें किसी पहेली से कम नहीं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा, कल जैसे ही मजेदार 2 आलू के पराठे बना दो। तो शारदा जी बड़े प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगीं, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए बनाते हैं। इस काम के रूप में शारदा जी को जीने का सहारा मिल गया था, और इन बच्चों की हंसी और चहक में वह अपना दुख भूल जाती थीं। धीरे धीरे शारदा जी उन बच्चों को उनके नाम से जानने लगीं। सिगरेट पीते बच्चों को अब शारदा जी बड़े अधिकार से टोक भी देती थीं। बच्चे भी शारदा जी का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने आते थे। मिश्रा जी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। हर दिन शारदा जी को कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात अब भी ठीक वैसी ही होती। शारदा जी जैसे ही अकेली होती, मोह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते। उनका तकिया रोज आंसुओं से भीग जाता। अब यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अपनी इन्हीं यादों के जरिए ही तो वह अपने परिवार से जुड़ी हुई थीं। कई महीने हो गए थे। मिश्रा जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वह बांटने को तैयार नहीं थे, जिससे सुरेश अक्सर उखड़ा उखड़ा सा रहता। अम्मा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं है। पहले बोलते थे कि आमदनी नहीं होती, पैसे क्या खाक बढ़ाऊं, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं है। बेटा, मुझे आज 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वह भी बच ही जाता है। मैं क्या बोलूं? आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूं, सरला जी ने कहा। सुरेश ने सरला जी का बैंक में अकाउंट खुलवा दिया था और उन्हें ही अपने बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए देता था। सुरेश को बहुत उदास देखकर सरला जी ने सोचा कि वह आज जरूर मौका देखकर मिश्रा जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए बात करेंगी। मिश्रा जी अब दुकान पर कम बैठते थे, क्योंकि सरला जी पर पूरा भरोसा जो था। शाम 7 बजे करीब वह आते थे और दिन भर की कमाई में से अगले दिन का सामान लाने के लिए सुरेश को पैसे देकर निकल जाते। आज नियत समय पर मिश्रा जी आ गए तो सरला जी ने उनके लिए चाय बनाई और फिर बोली, बेटा, सुरेश दिन भर बहुत मेहनत करता है मेरे साथ। उसका काम भी काफी बढ़ गया है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो। क्या रे, अम्मा के भी कान भरने लगा है तू? अम्मा, तुम बीच में मत पड़ो। आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा भी इतना नहीं है। आगे देखूंगा। सुरेश को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर मिश्रा जी निकल गए। सरला जी को लगा था शायद उनके कहने से वह उसकी पगार बढ़ा देगा। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखा अम्मा, एक नंबर का लालची इंसान है ये। सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है। गांव में माँ है, बीवी है, 2 बच्चे बचे हैं। 7,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में थोड़ा रुपया बचाकर घर भेज पाता हूं। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ गई तो खर्चा ज्यादा ही हो गया। गांव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूं और 2 महीने बाद जाऊं। बेटा, पैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा है।
सरला जी ने कहा। तो सुरेश बोला, नहीं अम्मा, आपसे पैसा लेना अलग बात है और हक का पैसा अलग है। 2 साल से उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूं, अब यहां मन नहीं लगता। बेटा धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा शुरू करें। मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना, और मुनाफा ये खाता है, तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी हमारा होगा। बेटा, मुश्किल में मिश्रा जी ने मुझे सहारा दिया था, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर से मौका देखकर तुम्हारे लिए बात करूंगी। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूं, फिर कल आऊंगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए। अब सुरेश काम पर तो आता, पर उसका काम में मन नहीं लगता था। सरला जी उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती। वह इस बीच कई बार मिश्रा जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। सरला जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थीं। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा, एक गोभी का पराठा और बना दो ना, थोड़ा कड़क सेकना, सौरभ ने कहा। तो सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है तुम्हें कड़क और धीरज को मुलायम पराठे पसंद हैं। पराठे बनाते बनाते सरला जी की नजर पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 15 साल की होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठे की उठती महक उसके खाली पेट में शायद और तरंगे पैदा कर रही थी। वह ललचाई नजरों से वहीं देख रहा था। सरला जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, पराठा खाएगा? उसने हां में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, वहां बैठो, मैं देती हूं तुम्हें। सौरभ और धीरज का पराठा बनाने के बाद सरला जी ने उस लड़के के लिए पराठा बना दिया। वह बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसने गर्म पराठा ही मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया। बेटा आराम से, ये लो पानी पी लो, और एक पराठा बना दूं? उसने फिर एक बार हमें सिर हिला दिया। उसे पराठा खाते देख सरला जी को अपने पोते वंश की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया, फिर भी कई बार जिद करता था, दादी मुझे आज अपने हाथों से खिलाओ। सरला जी उसकी यादों में खोई ही थीं कि तभी मिश्रा जी की कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या? नहीं दी। क्यों, क्या हुआ? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूं, अगर आज दिन में नहीं आता तो पता नहीं चलता कि तुम लोगों ने यहां लंगर खोल के रखा है। सरला जी को मिश्रा जी की यह बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, बेटा मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अच्छा, देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती। आज मिश्रा जी की बात सुनकर सरला जी को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है, गलत ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। मिश्रा जी कुछ और बोलते, उससे पहले ही सुरेश बोल पड़ा, ठीक से बात करो, उम्र में बहुत बड़ी हैं आपसे। मिश्रा जी को अपने यहां नौकरी करने वाले की यह बात कैसे बर्दाश्त होती। वह उस पर भड़क गया। माहौल देखकर वह बच्चा आधा पराठा छोड़कर ही न जाने कहां चला गया। सरला जी को बहुत दुख हुआ। वहां बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज में बोले, यह उन्हें कहां बर्दाश्त था। इतनी आवाजों में सरला जी की आवाज कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद सुरेश और सरला जी सड़क पर बैठे थे। मिश्रा जी ने दोनों को काम से निकाल दिया। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा तुम परेशान मत हो। बेटा मुझे अपनी नहीं, सुरेश की चिंता है। मैं तो अकेली हूं, उसके काम से उसके पूरे परिवार का पेट पलता है। अम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वैसे भी तंग आ गया था इसके साथ काम करते करते। पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे। देखते हैं क्या करता है यह, और इससे ज्यादा कमा कर दिखाएंगे। एक चूल्हे और टेबल का ही तो इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहां जाओगे अम्मा? सौरभ ने पूछा। जहां मेरे भगवान मुझे ले जाएंगे। अम्मा आप मेरे साथ चलोगी? हम दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे तो आप अकेली कैसे रह सकती हो? सुरेश ने कहा। तो सरला जी मजबूर होकर सुरेश के साथ चल दी। कमरे पर पहुंचते ही सुरेश ने कहा, आओ अम्मा
हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा, मेरे लिए तो यह किसी महल से कम नहीं है। अम्मा, बैठने और सोने के लिए यही है, जो है बहुत अच्छा है बेटा। गद्दा इतना बड़ा तो नहीं था जिस पर 2 लोग सो सकें, इसीलिए सरला जी के बैठने से पहले सुरेश ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा, तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। बेटा, मां को नींद तभी आती है जब मां अपने बच्चे को सुकून से सोते देखती है, सरला जी ने कहा। तो सुरेश उदास हो गया। बेटा, यह मुश्किल का समय भी कट जाएगा। हाँ अम्मा, मां के दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा, बताओ क्या खाओगी? घर पर क्या रखा है बेटा? सब्जी तो नहीं है अम्मा, मैं बाहर से लेकर आता हूं। बेटा, दाल चावल है तो खिचड़ी बनाती हूं। हाँ अम्मा, यह तो मिल जाएगा। सुरेश ने 2 डब्बे निकालकर अम्मा के सामने रख दिए और नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक चादर थी। अम्मा, यह तुम्हारे लिए। एक ही चादर थी, इसीलिए दूसरा लेने गया था। सरला जी सोच रही थी, कोई भी तो रिश्ता नहीं है इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है। यह सच है कि कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर प्रेम के रिश्ते बन जाते हैं। खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा, मैं खाना खाकर बाहर जाता हूं और कल के लिए एक चूल्हे और टेबल का इंतजाम करता हूं। कल से ही हम काम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मेरा एटीएम कार्ड ले जाना, जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। नहीं अम्मा, अभी है मेरे पास, जब जरूरत होगी तो बताऊंगा। वैसे अम्मा, मेरा इंतजार मत करना, सो जाना, हो सकता है मुझे देर हो जाए। और वह कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10:30 सुरेश कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किसी सोच में डूबी हुई थीं। गद्दा जमीन पर पटकते हुए सुरेश ने पूछा, अरे अम्मा, तुम अभी तक सोई नहीं? बेटा, कमरे की कड़ी बहुत ऊंची है, इसलिए लगा नहीं पा रही थी, और फिर कमरा खुला छोड़कर कैसे सो जाती? अरे अम्मा, यहां कमरे में लेने के लिए है ही क्या? और जो इस सामान को भी चुरा कर ले जाएगा तो यह सोचकर संतोष कर लूंगा कि उसकी हालत मुझसे भी कमजोर होगी। पुराने कपड़े और कुछ गिने चुने बर्तन तो हैं। तो सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा यह बताओ, चूल्हे का इंतजाम हो गया क्या? हाँ अम्मा, टेबल और चूल्हा दोनों का जुगाड़ हो गया है। अम्मा, मैं सुबह घर से जल्दी निकल जाऊंगा। आप सुबह 10:30 तक यूनिवर्सिटी के पास आ जाना, वहीं से शुरू करेंगे अपना नया धंधा। ठीक मिश्रा जी की दुकान के सामने जो नीम का पेड़ है उसके नीचे। बेटा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? सरला जी ने कहा। तो सुरेश बोला, अम्मा, कमरे से निकलकर बाएं जाना, 2-3 दुकानें छोड़कर ऑटो खड़ा होगा, उसे कहना यूनिवर्सिटी छोड़ दे। जब ऑटो में सवारी पूरी हो जाएंगी तो वह 10 रुपये में आपको कॉलेज के पास छोड़ देगा, और खुले पैसे दाल के डब्बे में रखे हैं, वहां से ले लेना। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है। हाँ अम्मा, कहते हुए सुरेश गद्दे पर लेट गया और 2 मिनट में ही खर्राटे मारने लगा। बेखबरी से उसे सोते देख सरला जी को अच्छा लगा। वह मन ही मन ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि उसके नए धंधे में उसे सफलता मिले। अतीत और वर्तमान में खोई हुई सरला जी भी कब सो गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि सुरेश कमरे में नहीं था। नियत समय पर सरला जी यूनिवर्सिटी पहुंच गईं। नीम के पेड़ के नीचे सुरेश ने अपनी दुकान सजाई थी और वह काम में व्यस्त था। सरला जी को देखकर बोला, अरे आ गई अम्मा आप, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पराठे का मसाला तैयार कर दिया है, बच्चे कई बार पूछ कर जा चुके हैं, फिर आते ही होंगे। मैंने उन्हें कह दिया था, पहला पराठा तो अम्मा के हाथों से ही बनेगा। मिश्रा जी की दुकान सामने बंद पड़ी थी। सरला जी उस ओर देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में उन्होंने बिताए थे। उन्हें बंद दुकान देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उन्हें देखकर कॉलेज के बच्चे आ गए। सौरभ ने कहा, अम्मा, तुम्हारे पराठे का ही इंतजार हो रहा था, अब बस जल्दी से खिला दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूं। धीरज कहाँ है? आज तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, उसकी बहन को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए नहीं आया। सरला जी पराठे बनाने लगी।
सुरेश ने नीम के पेड़ पर एक तख्ती लटका दी जिस पर पराठे के दाम लिखे थे। पराठे का दाम मिश्रा जी की दुकान से कम रखा था और आज विशेष ऑफर भी था, 2 पराठे के साथ तीसरा मुफ्त। सुरेश पराठे बनाने में सरला जी की मदद करने लगा। विशेष ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लग गई थी। अम्मा के हाथ निरंतर चल रहे थे और सुरेश के भी। दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन दुकान अच्छी चलती देख दोनों अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। 12 बजे के करीब उन्हें थोड़ी राहत मिली। अम्मा चलो अब तुम बैठो, मैं पराठे बनाता हूं, थोड़ी देर बाद खाने के लिए फिर से भीड़ लगने लगेगी, सुरेश ने कहा। तो सरला जी बैठ गईं। वह भी थक गई थीं। सुरेश ने पराठे बनाकर उन्हें दिए और फिर दोनों मिलकर पराठे खाने लगे। आज सुरेश ने बिना कुछ खाए रोज के मुकाबले ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सरला जी ने मन में सोचा, यही अंतर होता है जब हम किसी की नौकरी करते हैं और जब खुद का काम करते हैं। करीब 1 घंटे बाद सुरेश की दुकान पर फिर से भीड़ जमा हो गई। वहीं मिश्रा जी की दुकान खाली पड़ी थी। इक्का दुक्का लोग वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। तभी मिश्रा जी और सुरेश की नजर टकराई। इस बार सुरेश की आंखों में जीत की खुशी थी, वहीं मिश्रा जी अपनी इस हार से तिल मिला रहे थे। जीतने के लिए उन्होंने पराठे के दाम आधे कर दिए। कुछ लोग इस ऑफर का लाभ उठाने भी पहुंचे, लेकिन जिन्होंने अम्मा जी के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट पराठे खा लिए हों, उन्हें यह कहां पसंद आने वाले थे। मिश्रा जी का यह पत्ता भी फेल हो गया। काम करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। चलो अम्मा अब घर निकलते हैं। सुरेश अपनी दुकान का सारा सामान समेटने लगा और फिर सरला जी को लेकर घर निकल गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने सारे रुपए निकालकर गिनने शुरू किए। अम्मा जानती हो आज कितनी कमाई हुई है? 2000। अगर 500 सामान का भी हटा दें तो एक दिन की कमाई कुल 1500 हो गई है। सरला जी सुरेश की खुशी से बेहद खुश थीं और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगले दिन अम्मा और सुरेश दुकान पर जाने के लिए साथ में निकले। यूनिवर्सिटी पहुंचे तो देखा उनकी टेबल टूटी पड़ी है। दुकान के नाम पर एक टेबल ही तो थी सुरेश के पास। उसे टूटा देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सपना ही तोड़ दिया हो। आज मिश्रा जी की दुकान जल्दी खुल गई थी और मुस्कुराहट आज उनके होठों पर थी। सुरेश निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया तो सरला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेटा, काम शुरू नहीं करना क्या? अम्मा तुम देख नहीं रही हो क्या, टेबल टूटी पड़ी है, काम कैसे करेंगे? बेटा टेबल की टूटी हुई टांग तो नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी की बची टांग तो तोड़ ही सकते हैं ना। तोड़ दो इसे, आज पराठे बैठकर बनाएंगे। सुरेश को अम्मा की यह बात सही लगी और उसने टेबल की बची हुई एक टांग भी तोड़ दी। अब वह टेबल नहीं, लकड़ी के एक पार्ट की बची थी जिस पर उन्होंने सामान रखा और काम में जुट गए ताकि बच्चों के आते ही उन्हें पराठे दे सके। बच्चों को मिश्रा जी की हरकत के बारे में जब पता चला तो इक्के दुक्के लोग जो कल उनकी दुकान पर गए थे, उन्होंने भी आज सुरेश की दुकान का रुख कर लिया। आज एक बार फिर सुरेश की दुकान पर भीड़ थी और मिश्रा जी मक्खियां मार रहे थे। वह अपने इस हार से तिलमिला उठे। उनके अंडर काम करने वाला नौकर आज उनकी दुकान के सामने ही दुकान लगाकर उन्हें चुनौती दे रहा था। अपनी हार उन्हें मंजूर नहीं थी। कहते भी हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मिश्रा जी अपमान का यह घूंट पीकर चुप रहने वालों में से नहीं थे। मिश्रा जी के इरादों से अनजान सुरेश अपने काम में लगा था। सुरेश आज ग्राहकों की संख्या बढ़ते देख और ज्यादा खुश था। कोई अपनी सफलता से खुश था तो कोई किसी को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। आज के दिन का काम खत्म करने के बाद सुरेश अपना पूरा सामान लेकर सरला जी के साथ घर को निकल गया। आज वह लकड़ी की पाटी भी अपने साथ ले गया। उसे मिश्रा जी के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अम्मा मुझे इस लालची इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, कल पता नहीं यह क्या करेगा। बेटा यह कुछ भी कर ले, लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। तुम सो जाओ, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जो हमारे हाथ में है बस उस पर ध्यान दो, जो नहीं उसे सोचकर बेकार परेशान होकर क्या फायदा। हाँ अम्मा तुम सही कह रही हो, सुरेश ने बोल तो दिया,
लेकिन उसके अंदर का डर अब तक नहीं गया था। पिछले कई सालों से मिश्रा जी के यहां काम कर रहा था, इसीलिए जानता था कि वह कितना घातक इंसान है। लेकिन सरला जी की बातों से उसने अपने आप को समझा लिया। जो होगा देखा जाएगा, अभी सोचकर नींद खराब करके क्या फायदा। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के चलते दोनों को जल्दी नींद आ गई। अगले दिन भी सुरेश की दुकान पर काफी भीड़ थी और मिश्रा जी की दुकान पर बस कुछ लोग सिगरेट और चाय के लिए खड़े थे। तभी एक पुलिस वाला सुरेश की दुकान पर आ धमका। पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर मारते हुए कहा, किसकी दुकान है ये? मेरी दुकान है साहब। यह तुम्हारी जमीन है क्या? नहीं सरकार, बस अभी 2 दिन हुए हैं यहां धंधा लगाए हुए, सुरेश ने घबराते हुए कहा। तो पुलिस वाला बोला, जहां जगह मिली दुकान लगा दी। अपने बाप का राज समझ रखा है क्या? हटाओ ये दुकान अभी के अभी, या फिर मैं हटाऊं अपने तरीके से। ऐसा ना कहो सरकार, यह हमारी रोजी रोटी है। अभी के अभी यह दुकान बंद कर। पुलिस वाले ने सुरेश और सरला जी की एक न सुनी और अपने डंडे से उनका पूरा सामान पाट पर से जमीन पर गिरा दिया और बोला, आज सामान फेंका है, कल फिर से दिखा तो तुझे फेंक दूंगा, समझा? इतना कहकर पुलिस वाला सड़क के दूसरी तरफ मिश्रा जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। सारा सामान सड़क पर पड़ा धूल खा रहा था। सुरेश अपनी किस्मत पर रो पड़ा। सरला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, चलो घर चले। कहकर सरला जी सड़क पर गिरे हुए आलू उठाने लगी। उनकी मदद को कॉलेज के कुछ बच्चे भी आ गए। सरला जी ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक टेम्पो का इंतजाम कर दो। लड़कों ने जल्द ही एक टेम्पो की व्यवस्था कर दी। तभी सौरभ बोला, अम्मा अब कल से तुम नहीं आओगी क्या? तो सरला जी कुछ जवाब नहीं दे पाई। तभी सौरभ ने सुरेश से कहा, सुरेश भैया कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना और अपना पता तो देकर जाओ। सुरेश ने अपना पता बताया और चुपचाप ऑटो में बैठ गया। कमरे पर पहुंच के सुरेश गद्दे पर लेट गया तो सरला जी ने पूछा, चाय बनाऊं क्या बेटा? नहीं अम्मा। सरला जी ने फिर भी 2 कप चाय बनाई और 1 कप ले जाकर उसे दे दी। नहीं अम्मा, नहीं पी पाऊंगा मैं। आंसुओं के रूप में उसका दर्द बाहर निकल आया। बेटा हिम्मत मत हारो। इतनी हिम्मत लाऊं कहां से अम्मा? सही तो करते हैं चोर लुटेरे। ईमानदारी से लोग पैसे कहां कमाने देते हैं। किसी का क्या जा रहा था अगर हम मेहनत करके कुछ कमा लेते। अब ये लोग मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते। बेटा जरूर इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा, सरला जी ने कहा तो सुरेश बोला, नहीं अम्मा, उस साले को छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। मैं आता हूं। कहकर सुरेश बाहर जाने लगा तो सरला जी ने कहा, बेटा कुछ ऐसा मत करना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। सुरेश सरला जी की बात का कोई जवाब दिए बिना ही कमरे से बाहर निकल गया। रात के 10 बज गए। सुरेश अब तक घर नहीं आया था। सरला जी को उसकी चिंता सताई जा रही थी। वह कई बार कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर झांक कर देखती। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। कहां जाएं, किससे सुरेश के बारे में पूछें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रात के 12 बज गए थे, लेकिन सरला जी की नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 12:30 पर सुरेश लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सरला जी जाग रही थीं, लेकिन उन्होंने ऐसे जताया कि मानो वह सो चुकी हैं। सुरेश नशे में धुत था। इस वक्त उससे बात करने का कोई फायदा नहीं था और उन्हें जागते देख शायद वह शर्मिंदा हो जाता। सुबह के 10 बजे भी जब सुरेश नहीं उठा तो सरला जी ने उसे जगाया। अरे उठना नहीं है क्या? अम्मा सर दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा। आज काम पर नहीं जाना क्या? अम्मा अब क्या खुद मार खाने जाऊं वहां? वह नीच मुझे कभी काम नहीं करने देगा। बेटा ऐसा कहकर तो तुमने पहले ही हार मान ली। मतलब कि अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा ताकतवर समझकर घुटने टेक दिए। तो क्या करें अम्मा, फिर जाऊं वहां अपने सामान का नुकसान करवाने? देखो बेटा मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर क्यों हम उसकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान खड़ी करें? इतना बड़ा शहर है, कहीं और अपनी दुकान लगाएंगे। अम्मा तुम नहीं जानती उसे, जैसे ही पता चलेगा वह वहां भी अपना धंधा नहीं चलने देगा। सुरेश की बात सुनकर सरला जी मन ही मन उदास हो गई और दोनों के लिए चाय बनाने लगी।
सरला जी चाय बना ही रही थीं कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुरेश सर पकड़कर उठा और दरवाजा खोला। सामने सौरभ और धीरज खड़े थे। तुम दोनों यहां? अम्मा राम राम। बच्चों को देखकर सरला जी मुस्कुरा दी। आओ बच्चों, एकदम सही वक्त पर आए हो, चाय बनकर तैयार है। सरला जी ने आधा आधा कप चाय सबको दी। अब बताओ कैसे आना हुआ? बस अम्मा, आपके पराठे की याद आ गई थी और चले आए उस महक को ढूंढते हुए। सुरेश भैया, आप ज्यादा उदास मत हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल निकालने की। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष निखिल शुक्ला से हम आज बात करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। सुरेश उनके दिलासे पर मुस्कुरा दिया। जब हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो तो एक छोटी सी दिलासा भी बहुत मायने रखती है। सौरभ और धीरज चाय पीकर चले गए। उनके जाने के बाद सुरेश थोड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा था। अम्मा, तुम्हें क्या लगता है, कुछ अच्छा होगा? जरूर अच्छा होगा बेटा, समय जरूर बदलता है। अम्मा, भूख लग रही है, कुछ बना दो ना, मैं घर पर बात करके आता हूं। बहुत दिनों से बात नहीं की, मन ही अच्छा नहीं था तो बात क्या करता। हाँ बेटा, जाओ, सबको मेरा आशीर्वाद देना। सुरेश मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। सरला जी खाना बनाने में जुट गईं और सोचने लगीं कि मन की गति भी कैसी होती है। उदास था तो चाय पीने का भी मन नहीं था और कुछ अच्छा होने की आस जगते ही भूख भी लग गई। भूख प्यास सब हमारी मन की गति पर निर्भर हो जाते हैं। अम्मा का मन भी उन्हें अतीत में ले गया। अब तो मुझे घर छोड़े हुए लंबा समय हो गया। क्या इस बीच जीतू को कभी मेरी याद आई होगी? क्या वह मुझे ढूंढने इलाहाबाद आया होगा? वंश अब भी मुझे याद करता होगा या भूल गया होगा? कितने सारे सवाल थे सरला जी के मन में, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। आज एक बार फिर सरला जी की आंखों में नमी भर गई थी। पीछे से सुरेश ने आवाज दी, देखो अम्मा, मैं क्या लाया हूं। क्या लाया है मेरा बेटा? वंश अपनी अम्मा के लिए? यह वंश कौन है अम्मा? सुरेश ने सरला जी की आंखों में आंसू देखे तो बोला, क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? अरे कहां रो रही हूं बेटा, मैं थोड़ी देर पहले प्याज काट रही थी तो शायद इसीलिए आंखें गीली हो गई होंगी। नहीं अम्मा, तुम्हें बताना होगा, हमेशा टाल जाती हो। कौन है यह वंश जिसके नाम से मुझे पुकारा था? मेरा पोता है, बहुत प्यारा। अम्मा, तुम्हारा घर परिवार है तो तुम यहां क्यों हो? बेटा, अगर सारे सवालों के जवाब होते तो मैं यहां थोड़ी होती। मैं तो अब एक सूखे पत्ते की तरह हूं, जहां हवा मुझे बहा ले जा रही है, बही जा रही हूं, जैसी प्रभु की इच्छा। चल अब तू खाना खा ले, वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ अम्मा, तुम खाना लगाओ, मैं अभी हाथ धोकर आया। खाना खाते खाते सरला जी ने पूछा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है अम्मा, बस पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई ना रुके। जल्दी कुछ हो जाए तो ठीक है। हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। दोनों बातें कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुरेश ने दरवाजा खोला तो फिर से वहीं सौरभ और धीरज खड़े थे। उनके साथ एक लड़का और खड़ा था। गले में उसके मफलर डला था और चेहरे पर काला चश्मा। यह है हमारे छात्र युवा संघ के अध्यक्ष कमल मौर्य, सौरभ ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहा। तभी कमल मौर्य बोला, अम्मा, पहचाना तुमने मुझे? उस दिन आपने मुझे सिगरेट पीने को टोका था और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो भी पराठा खिलाकर तुमने कहा था बाद में दे देना। सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ याद है बेटा। तो पहले तो अम्मा ये रुपए लो और उधारी खत्म करूं। बेटा चाय बनाऊं क्या? नहीं अम्मा, अब तो तुम्हारे हाथ के मूली के पराठे खाने हैं, वह भी कॉलेज के सामने। देखते हैं कौन माई का लाल तुम्हारी दुकान हटाता है। लेकिन बेटा वह पुलिस वाला। अरे टेंशन क्यों लेती हो अम्मा, मेरे जीजाजी थाना इंचार्ज हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। तुम कल से ही अपनी दुकान लगाना शुरू करो। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, मेरा नंबर नोट कर लो। तो सुरेश ने उसका नंबर ले लिया। चलो अम्मा, अब मैं चलता हूं, कमल मौर्य ने कहा तो सौरभ और धीरज भी उसके साथ चल दिए। उनके जाने के बाद सुरेश खुशी से झूम उठा। अम्मा चलो तुम तैयार हो जाओ, आज ही शिव शंकर भगवान के दर्शन करके आते हैं। रात तक आ जाएंगे और कल से धंधे की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा,
कहकर सरला जी जल्दी से तैयार हुईं और कुछ देर बाद दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। वापस आते आते उन्हें रात के 11 बज गए। जल्दी से आकर सो गईं क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। 8 बजे जब सरला जी की आंख खुली तो सुरेश बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा, मैं निकल रहा हूं, तुम 1 घंटे बाद आ जाना। तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखी है और पैसे चावल के डिब्बे में रखे हैं, याद है ना? हाँ बेटा, याद है। तुम आधा घंटा रुको तो साथ में चलते हैं। नहीं अम्मा, अभी सब्जी मंडी से धनिया, आलू, मिर्ची सब कुछ लेना है तो मुझे टाइम लगेगा। तुम 9:30 तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा। सुरेश कमरे से बाहर निकल गया तो सरला जी भी जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गईं। दोनों ने मिलकर अपनी दुकान सजाई। सरला जी के पहुंचने से पहले ही सुरेश ने आलू उबाल कर रख दिए थे। सरला जी को देखते ही बच्चों की भीड़ लग गई। मिश्रा जी आज दुकान पर नहीं थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि सुरेश फिर से दुकान लगाने का साहस करेगा, पर शायद उनके नौकर ने उन्हें फोन पर सारी जानकारी दे दी होगी। कुछ ही देर में मिश्रा जी भी अपनी दुकान पर खड़े थे और सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने नौकर को तेजी से डांटते हुए बोले, कितनी गंदगी है, कितनी ही सफाई रखूं, गंदगी फिर भी आ ही जाती है। सुरेश समझ रहा था जोर जोर से किसे बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन वह अपने धंधे में इतना व्यस्त था कि जवाब देना उसे ठीक नहीं लगा। मिश्रा जी और तिलमिला उठे। उन्होंने किसी को फोन घुमाया। इधर इन सबसे अनजान अम्मा और सुरेश बच्चों को उनके पसंद के पराठे खिला रहे थे। तभी सुरेश की नजर सामने से आते हुए उसी पुलिस वाले पर पड़ी जिसने उसका सारा सामान पहले गिराया था। उसे अपनी ही दुकान की ओर आते देख उसके हाथ पांव फूलने लगे। सुरेश ने धीरे से कहा, अम्मा, स्टॉल बंद कर दो। सरला जी ने उसके कांपते स्वर सुने तो ऊपर सर उठाकर देखा। सामने से पुलिस वाला पूरे ताव में अपना डंडा हिलाते हुए चला आ रहा था। तेरे को प्यार से समझाया कि यहां दुकान नहीं लगानी तो समझ नहीं आया क्या? किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साहब, वह तो मैं, साले अब मेरे सामने जबान भी चलाएगा। पुलिस वाला सुरेश पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है बे? कहते हुए पुलिस वाला पीछे मुड़कर देखा। अरे निखिल जी, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, बाहर की गंदगी साफ करने गया था, अब वापस आ गया हूं यहां की सफाई करने। और एक बात याद रखना, यह हमारा आदमी है, आज के बाद इसे कुछ कहने से पहले मुझसे बात करना। तो पुलिस वाला हाथ जोड़ते हुए चुपचाप वहां से निकल गया। निखिल जी ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, आराम से काम करो। कोशिश कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूं। खैर, अभी तो तुम यहां अपना काम चालू रखो। सरला जी ने निखिल जी को धन्यवाद दिया। मिश्रा जी सुरेश की खुशी देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन निखिल जी के इस मसले में घुसने के बाद उन्हें पता था कि अब वह कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना उनको दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। सुरेश की खुशी बर्दाश्त नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी दुकान आज जल्दी बंद कर दी और वहां से निकल गए। शाम को घर आने के बाद सुरेश ने सरला जी से कहा, अम्मा, मैं सोच रहा हूं चाय का बिजनेस भी शुरू कर दूं। मिश्रा जी की दुकान ही बंद करवा देता हूं। बहुत परेशान किया है इसने मुझे, अब इसकी बारी है। नहीं बेटा, तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे तो फर्क ही क्या रह जाएगा उसमें और तुम में? तुम गलत नहीं थे तो देखो, मुश्किलों के बाद भी तुम्हारा काम शुरू हुआ। अब यह सोचो कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है, दूसरे का काम बंद करने का मत सोचो। मिश्रा जी कैसे भी हों, पर उस दुकान ने हमें कई दिनों तक सहारा दिया है। मैं उस दुकान को बंद होते नहीं देखना चाहती। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो। खाना पीना खाकर सुरेश और सरला जी दोनों सो गए। अब हर रोज सुरेश की दुकान पर भीड़ जमी रहती। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। धीरे धीरे उसने खुद का मकान बनवा लिया और अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। सरला जी को तो मानो पूरा परिवार ही मिल गया था। सभी के दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे। अब सुरेश ने अपनी दुकान पर और बंदे भी रख लिए थे। सरला जी ने उनको सब कुछ सिखा दिया था।
देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सरला जी 5वीं तक पढ़ी थीं। अब उनके हर दिन की शुरुआत अखबार पढ़कर ही होती थी। आज भी रोज की तरह सरला जी सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रही थीं। एक खबर ने अचानक उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस खबर को पढ़कर सरला जी ने अखबार टेबल पर रख दिया। तभी सुरेश चाय का कप लेकर सरला जी के कमरे में आया और उन्हें गहरी सोच में डूबे हुए देखकर बोला, क्या हुआ अम्मा, आज पेपर नहीं पढ़ रही हो? बेटा, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, उससे भी कहीं तेजी से ये रिश्ते बदल रहे हैं। आज एक 70 साल की बूढ़ी को कोई इलाहाबाद स्टेशन पर अकेला छोड़ गया है। इस खबर में सरला जी को अपना अतीत दिखाई दे रहा था। वह उस औरत के लिए बेचैन हो उठी। क्या करेगी, कहां जाएगी वह? किस्मत अच्छी होगी तो कोई वृद्धाश्रम वाले ले जाएंगे, वरना कुछ दिनों में उसकी मौत की खबर इसी पेपर में छपेगी। सरला जी ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। सुरेश, हाँ अम्मा, देखो मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही हूं। मैंने तुमसे कभी पैसे का हिसाब किताब नहीं लिया। मैं जानना चाहती हूं मेरे पास कितने पैसे हैं। अरे अम्मा, तुम्हें जितने चाहिए ले लो ना। हिसाब किताब किस लिए? तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यह सवाल अम्मा बनकर नहीं, तुम्हारे धंधे में तुम्हारे सहयोगी के तौर पर पूछ रही हूं और उम्मीद करती हूं मुझे मेरे पैसे अपने मन से खर्च करने पर तुम टोकोगे नहीं। आज सरला जी का मूड सुरेश को समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, अम्मा, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले सकती हैं। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी तुम्हें कि कितने पैसे की मुझे जरूरत है। अभी मुझे कहीं जाना है, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अम्मा, मोबाइल रख लेना, तुम अक्सर भूल जाती हो। और वैसे अम्मा, तुम्हारा सगा बेटा तो नहीं हूं, पर कहां जा रही हो बता दोगी तो चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। बेटा, मैंने कभी तुझे पराया नहीं समझा और निश्चित जगह होती तो बता देती। मैं उस औरत की तलाश में जा रही हूं। ठीक है अम्मा, जाओ, मैं सौरभ को बुला लेता हूं, वह तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है बेटा, कहकर सरला जी अपने कमरे से निकल गईं और वह अखबार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। उस महिला के बारे में जांच पड़ताल करने लगी। कोई रिश्तेदार है ये आपकी? हां, मेरी बहन है। तो ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे रेलवे स्टेशन पर? खबर तो आज आई है। एक दिन तो बेचारी ने स्टेशन पर ही रात गुजार दी। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिना कुछ खाए पिए तबीयत खराब हो गई है उसकी। पुलिस वाले की बात सुनकर सरला जी ने कहा, ठीक है धन्यवाद जी, अब मैं चलती हूं। आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। उसके ठीक होने पर क्या मैं उसे अस्पताल से ले जा सकती हूं? हां, आपकी बहन के दस्तखत चाहिए होंगे पेपर पर कि वह अपनी मर्जी से आपके साथ जा रही है। ठीक है, बोलकर सरला जी सौरभ के साथ सरकारी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में काफी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें अपनी इस नई बहन को खोजने में। वह वृद्ध महिला आंखें बंद किए जमीन पर पड़ी थी और उसके हाथ में सुई के जरिए ग्लूकोज पहुंचाया जा रहा था। अस्पताल के कर्मचारी से सरला जी ने पूछा, इसे जमीन पर क्यों लिटाया है, बिस्तर क्यों नहीं दिया? अरे शुक्र मनाओ कि इसका इलाज हो रहा है। बिस्तर एक भी खाली नहीं था। घर वालों ने तो इससे अपना पीछा छुड़ा लिया। हम इलाज तो कर रहे हैं। यह कहते हुए वह कर्मचारी बेपरवाही से निकल गया। सरला जी कुछ सेकंड तक सन्न रह गईं। तभी उन्हें सामने से एक डॉक्टर आता दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? क्या इन्हें घर ले जाया जा सकता है? तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बहुत कमजोरी है, अभी ठीक होने के बाद ले जा सकते हो। तो सरला जी ने सौरभ को कुछ पैसे देकर बाहर से अनार का जूस लाने के लिए कहा। डॉक्टर साहब, लेकिन यह कुछ बोल क्यों नहीं रही? इनको नींद की दवा दी है, जागने पर बस रोती रहती है, रात में भी जागती रहती है। 1 घंटे में उठ जाएगी, दवा का असर खत्म हो जाएगा। सरला जी से बेहतर भला कौन जानता है कि परिवार द्वारा ठुकराए जाने पर नींद कहां गुम हो जाती है। वह जमीन पर बैठकर उस वृद्धा का हाथ अपने हाथ में लिए सहलाने लगी। धीरे धीरे उस वृद्धा ने अपनी आंखें खोली। सरला जी और सौरभ दोनों ही उसके लिए अजनबी चेहरे थे। तुम मुझे अपनी बहन समझो सौरभ, अनार का रस गिलास में डाल दो बेटा, सरला जी ने सौरभ से कहा। वो वृद्धा अभी भी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। ज्यादा सोचो मत, पहले यह रस पी लो,
बहुत कमजोर हो गई हो, डॉक्टर साहब ने बोला है। देखो बहन, आज तुम जिस स्थिति में हो, 4 साल पहले वही स्थिति मैं भी भोग चुकी हूं। तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूं। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर अब लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा ना होता तो खुद कमाकर खाने में जो सुकून मिलता है उसे समझ नहीं पाती। हमेशा उनके दया पर जीती और उनके लिए एक बोझ बनी रहती। उसी स्वाभिमान से मैं तुम्हें भी जीते हुए देखना चाहती हूं। खुद को बोझ और बेसहारा मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो वृद्धा रोते हुए बोली, पर जीव किसके लिए? जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अपने लिए जियो, जीवन ऐसे जियो कि जब तक जिंदा हो शान से जियो, किसी का मोहताज और बेसहारा बनकर नहीं। इस उम्र में मैं क्या कर पाऊंगी? बहुत कुछ कर पाओगी, पर पहले अपनी तबीयत संभालो। बहुत कमजोर हो गई हो। अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी? सरला जी ने कहा तो वृद्धा बोली, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हारी नहीं, अपनी मदद कर रही हूं, क्योंकि तुम में मैं खुद को देखती हूं। लो अम्मा, यह फल कटवा के ले आया हूं, सौरभ ने कहा तो सरला जी ने फलों से भरी प्लेट उस बुढ़ी के पास रख दी और उन्हें घर ले जाने के लिए डॉक्टर से बात करने चली गई। तो डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, लेकिन खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। कुछ दवाइयां हैं, उन्हें समय पर खिलाइए। सरला जी ने अस्पताल की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर उसे लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां उस वृद्धा को पुलिस के दिए एक कागज पर दस्तखत करने को दिया। मुझे लिखना नहीं आता है। ठीक है, अंगूठा लगा दो। फिर सरला जी उसे लेकर घर की ओर निकल गईं। घर पहुंचकर सरला जी ने घर का दरवाजा खटखटाया। सुरेश ने दरवाजा खोला। सरला जी के साथ उस वृद्धा को देखकर वह कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। तभी सरला जी ने कहा, यह मेरा बेटा है, जैसे तुम अब मेरी बहन हो। आवाजें सुनकर भी सुरेश की पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकली। सरला जी उसे अपने कमरे में ले गईं और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर अपने कमरे से निकलकर सरला जी सुरेश के कमरे की ओर जा ही रही थीं कि तभी उन्हें बहू की तेज आवाज सुनाई दी। यह घर है या धर्मशाला जो हर किसी को यहां लाकर पटक दिया? मैंने पहले तुम्हारी मां की सेवा की, फिर तुम्हारे धंधे के कारण अम्मा का ध्यान रखती हूं। अब वह किसी और को यहां ले आई। न जान है न पहचान, कल किसी और को उठाकर ले आएंगी। देखो, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। घर को घर ही रहने दो, और अम्मा से कुछ नहीं कह सकते हो तो मुझे गांव भेज दो। दिन रात सबकी दवाइयों की देखभाल नहीं कर सकती मैं। बहू की बात सुनकर सरला जी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गई। 2 कप चाय लेकर पहले सुरेश के कमरे में गई। लो बहू, आज मेरे हाथ की चाय पियो। अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, अपनी बहन के लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम लोगों के लिए भी बना दूं। बेटा, मैं सोच रही हूं कि एक अलग घर ले लूं। अब मेरी बहन भी आ गई है। सुरेश समझ गया था कि अम्मा ने उनकी बातें सुन ली हैं, लेकिन अम्मा, सुरेश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी ने उसे कोहनी मारी। तो सरला जी बोली, बेटा, आज मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूं वहां अब बस मेरी एक ही इच्छा बची है कि किसी को भी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते न देखूं। उस बुरे वक्त में जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूं। अम्मा, मैंने तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी मदद की है। मैंने तुमसे कभी पगार नहीं मांगी। तुमने और बहू ने मुझे मां का पूरा सम्मान दिया, लेकिन अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बेटा, ताकि एक घर किराए से ले सकूं और अपनी बहन को लेकर वहां चली जाऊं। सरला जी ने कहा तो सुरेश उदास होते हुए बोला, ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करता हूं, जल्दी से जल्दी कोई मकान ढूंढ लूं। सरला जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से निकल गई। फिर रसोई में जाकर अपनी बहन के लिए चाय ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। 1-2 दिन में सुरेश ने सरला जी के लिए एक नया मकान देख दिया और वह अपनी बहन के साथ वहां रहने चली गई। जब सुरेश उन्हें किराए के घर में छोड़कर वापस जाने लगा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सरला जी के पैर छूकर कहा, अम्मा, माफ कर देना, मुझे कभी कभी मजबूरी में घर की शांति के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं।
कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने घर का किराया दे दिया है और आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिए हैं। अब हर महीने आपके खाते में पैसे डालता रहूंगा। बेटा, अपने दिल पर कोई बोझ बिल्कुल मत रखना कि तुमने कुछ गलत किया है। बहू गलत नहीं है, उसका कहना बिल्कुल ठीक है। अब मुझे घर की नहीं, वाकई एक सराय की आवश्यकता है जहां लोग अपनी जीवन संध्या में आश्रय पा सकें। अब मेरा यही उद्देश्य है। बहू और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना और जब समय मिले तो बच्चों को मुझसे मिलाते रहना। सुरेश चला गया। सरला जी जिस बूढ़ी औरत को अपने साथ लाई थी उसका नाम सुनीता था। अच्छा खाने पीने से उनकी कमजोरी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सरला जी से मिलकर उसे एक बात का संतोष हुआ कि वह अकेली नहीं है जिसके साथ उसके बच्चों ने ऐसा किया। पहले उसे लगता था कि उसकी परवरिश में कोई खोट है, लेकिन लगता है अब समय बदल रहा है। जैसे इंसान पुरानी आउटडेटेड चीजों को अपने घर में नहीं रखना चाहता, वैसे ही एक दिन उसके माँ बाप भी उनके लिए पुराने हो जाते हैं। अब सरला जी ने अपना अलग से धंधा शुरू कर लिया। सुनीता जी को अचार बहुत अच्छा बनाना आता था, इसलिए उनसे अचार बनवा लेती और खुद पराठे बना लेती। जैसे बच्चों के बीच सरला जी के पराठे फेमस थे, वैसे ही जल्द ही सुनीता जी का अचार भी फेमस हो गया। तो सरला जी अचार के छोटे छोटे पैकेट बनाकर दुकान पर रखने लगी। अब उन्हें लगने लगा था कि हर औरत में कोई न कोई गुण ऐसा होता है कि वह अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर सकती है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन जब वह पराठा बना रही थीं, तभी किसी ने उन्हें अम्मा कहकर पुकारा। तो सरला जी ने पराठे बनाते हुए पूछा, क्या चाहिए बेटा? एक कहानी चाहिए अम्मा। यह सुनकर सरला जी ने नजर उठाकर देखा तो सामने उनका पोता वंश खड़ा था, लेकिन उसे पहचानने में सरला जी को कुछ सेकंड का समय लग गया। इन 5 सालों में वंश काफी लंबा हो गया था। चेहरे पर हल्की मूंछें भी आ गई थीं। वंश बेटा, सरला जी ने कहा। तो वंश बोला, हाँ अम्मा, आप क्यों चली गई हमें छोड़कर? पिताजी जब इलाहाबाद से वापस आए, आपको उनके साथ न देखकर बहुत रोया था मैंने पूछा तो पिताजी ने कहा कि पता नहीं अम्मा कहाँ चली गई। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? अम्मा गुम कैसे हो सकती हैं? आप फिर से ढूंढने जाओ। मैंने पापा को बहुत कहा, लेकिन पापा कहीं भी नहीं गए। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि अपनी अम्मा को जरूर ढूंढूंगा और अपने माँ बाप को सबक सिखाऊंगा। इसीलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मजा आ जाएगा। बस फिर यहां चला आया और मुझे आज मेरी अम्मा मिल ही गई। सरला जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वंश को अपने गले से लगा लिया। उसका माथा बार बार चूमती रही। सरला जी ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और अपने हाथ से उसे पराठा खिलाने लगी। अम्मा, अब मैं आपको वापस ले जाऊंगा और आपके बेटे बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे लोग देखते रह जाएंगे। नहीं बेटा, तेरे पिता ने जो भी किया वो अच्छा ही किया। वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा बेटा मुझे मेले में छोड़कर नहीं जाता तो मैं अपनी पहचान कभी नहीं बना पाती और जिंदगी भर बेटे बहू पर बोझ बनकर रह जाती। इसलिए तुम्हें अपने माँ बाप को सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम उनके बुढ़ापे में सहारा बनना और हो सके तो समय निकालकर मुझसे मिलने आते रहना। यह देखो, अब मैं तुम्हारी सुनीता अम्मा जी के साथ यहां आराम से रह रही हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर बहुत खुश हूं बेटा। तो वंश मायूस होकर बोला, आप कितनी अच्छी हो अम्मा। माँ पापा ने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी आप उनके भले के बारे में सोच रही हैं। हाँ बेटा, क्योंकि अब मैं बहुत खुश हूं और दूसरों को परेशान नहीं देखना चाहती। इसलिए अब आप भी मेरी चिंता करना छोड़ दो बेटा और रोज मेरे हाथ से बने पराठे खाने के लिए आ जाना। ठीक है अम्मा, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। इतना कहकर वंश वहां से चला गया तो सरला जी की आंखें नम हो आईं। वो खुश तो बहुत थीं, लेकिन अपने पोते को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। तभी उनकी बड़ी बहन सुनीता जी ने कहा, अरे, मुझे कमजोर बताने वाली आज खुद रो रही है। नहीं बहन, वो पोते को बहुत सालों बाद देखा ना तो आंखें भर आईं। चलो हम अपना काम करते हैं।
कहते हुए सरला जी ने अपने आंसू पोंछे और फिर से सुनीता जी के साथ पराठे बनाने में लग गईं। अब सरला जी और सुनीता जी दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी थीं। प्यारे साथियों, यह कहानी केवल सरला जी और सुनीता जी की नहीं है। यह उन सभी स्त्रियों की कहानी है जिन्हें समाज और अपने परिवार की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन होता है। सरला जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, अपनों से ठुकराया जाना, बहू की ताने और समाज की बेरुखी, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपने अनुभवों को ताकत बनाया। उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि सुनीता जैसी बेसहारा महिला को भी नया जीवन देने का संकल्प लिया। सरला जी और सुनीता जी ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। जब तक आत्मबल जीवित है तब तक जीवन में नया अध्याय लिखा जा सकता है। और अंत में कहानी यह भी कहती है कि अगर हम किसी का सहारा बनते हैं तो वह सहायता लौटकर कहीं न कहीं हमारे जीवन को भी रोशन करती है। इसलिए अपने स्वाभिमान के साथ जियो, दूसरों के जीवन में आशा की किरण बनो और यह न सोचो कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति, खासकर हर औरत में समाज बदलने की शक्ति होती है। अंत में यह कहानी एक संदेश देती है, जीवन में जब अपने साथ न हो तब टूटो मत, अपने आप के साथ खड़े हो जाओ। कभी कभी जो त्यागा जाता है वही दूसरों का सहारा बन जाता है। और अगर तुम में करुणा, हौसला और स्वाभिमान है तो तुम न केवल खुद को बल्कि औरों को भी एक नया जीवन दे सकते हो। सरला जी की यह जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है और उस तकदीर में वह दूसरों के लिए आशा, आत्मबल और प्रेरणा का नाम बन सकता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।